आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे अच्छा होता अगर अंग्रेज नहीं जाते, कम से कम हम यूरोप जैसे डेवलप हो गए होते। आपको बहुत सारे पॉडकास्ट और नीची मानसिकता वाले लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे इंडिया इससे अच्छा गुलाम ही रहता। मानने में कोई हर्ज नहीं कि सरकारों ने चाहे किसी की भी हो वो काम कभी नहीं किया जैसा करना चाहिए था। भ्रष्टाचार, तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, इन पर भी कभी वैसा काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। पर एक बात याद रखिए, पेट भरने के बाद गुलामी किसी को पसंद नहीं आती। आप तिब्बत का ही हाल देख लीजिए, जहाँ विकास तो हुआ लेकिन उनकी आजादी छीन ली गई। और यहाँ तो बात ही पेट न भरने की है, यहाँ तो बात है खाने तक न मिल पाने की। यहाँ बात है द ग्रेट बंगाल फेमिन की, यहाँ बात है उस विनाशकारी अकाल की। वेलकम टू इन अ कॉल। उन्नीस सौ 43-44 का बंगाल का अकाल 20वीं सदी के सबसे भयानक मानवीय संकटों में से एक माना जाता है, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। बंगाल की स्थानीय भाषा में इसे पंचाशेर मनवंतर यानी बंगाली साल 1350 का अकाल कहा गया। यह अकाल सिर्फ अनाज की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि यह कई चीजों को एक साथ खराब हो जाने का नतीजा था। दूसरे विश्व युद्ध का असर, प्राकृतिक झटके, आर्थिक टूट फूट और सबसे महत्वपूर्ण औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन की नाकामी। इस घटना ने बंगाल की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक ढांचे को बुरी तरह से हिला दिया और लाखों लोग हमेशा के लिए गरीब और उजड़ गए। 1943 के अकाल को समझने के लिए हमें कई कारणों को एक साथ देखना पड़ता है। पर्यावरण, बाजार की चालें, ब्रिटिश नीति के गलत फैसले, जिनके घातक मेल ने इस तबाही को जन्म दिया। 1942 में बंगाल अकाल की शुरुआत तब हुई जब एक भीषण चक्रवात और बाढ़ ने धान की फसल को तबाह कर दिया और उसके तुरंत बाद ब्राउन स्पॉट नाम की बीमारी ने बची कुची फसल भी नष्ट कर दी। इसी समय जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया, जिससे बंगाल को मिलने वाला चावल का आयात अचानक बंद हो गया। प्राकृतिक आपदा प्लस युद्ध की सप्लाई कट प्लस ब्रिटिश नीतियों की भारी लापरवाही, इन तीनों ने मिलकर अकाल की नींव रख दी। इतनी बड़ी तबाही और लोगों की जान बचाने के बावजूद राहत काफी देर से पहुंची और यह देरी लाखों जाने ले गई। भूख और मौत के संकेत 1942 के अंत में दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने राहत का असली अभियान नवंबर 1943 तक शुरू ही नहीं किया। लगभग एक साल की देरी। यह देरी इसलिए हुई क्योंकि औपनिवेशिक सरकार जानबूझकर इस संकट को छुपाना चाहती थी। उनकी प्राथमिकता युद्ध और सैन्य जरूरतें थी, जनता नहीं। इसी राजनीतिक दमन का मुख्य हथियार था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। इस कानून के जरिए सरकार किसी भी छपे हुए कंटेंट को यह कहकर बैन कर सकती थी कि वह युद्ध के लिए नुकसानदायक है, यानी प्रेस असली हालत छाप ही नहीं सकता था। पहले भारत में जब भी अकाल आया, दर्दनाक रिपोर्टें अखबारों में आती थी और इससे सरकार पर दबाव बनता था। लेकिन 1943 में सरकार ने इस प्रक्रिया को ही रोक दिया, जनता तक सूचना ही नहीं पहुंचने दी। आखिरकार 1943 में जब कलकत्ता से बेहद दुखद तस्वीरें और रिपोर्टें प्रेस में आईं, तो मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। ब्रिटेन में खबरें सितंबर में पहुंची। पिछले अकालों की तुलना में यह देरी साफ दिखती है कि सरकारी सेंसरशिप और युद्ध को प्राथमिकता देने ने राहत को महीनों देर कर दिया और यह देरी लाखों मौतों का कारण बनी। 1943 के भयानक हालात अचानक आई प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध से जुड़े झटकों के तेज और लगातार पड़ने से बन गए। बंगाल की अर्थव्यवस्था और अनाज की सप्लाई सिस्टम में इनमें से किसी भी झटके को झेलने लायक नहीं थी और जब ये सभी एक साथ आए तो पूरी अर्थव्यवस्था टूट गई। दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध ने बंगाल को सीधे प्रभावित किया। जापान ने मार्च 1942 में रंगून पर कब्जा कर लिया और उसके बाद भारत व सीलोन, आज का श्रीलंका, में आने वाला बर्मा का चावल तुरंत बंद हो गया। बंगाल को मिलने वाले आयातित चावल का लगभग 20% हिस्सा बर्मा से आता था, इसलिए सप्लाई अचानक टूट गई और इसके साथ ही लगभग 5 लाख भारतीय लोग बर्मा से युद्ध से भागकर बंगाल आए। इससे खाने की मांग बढ़ी। ऊपर से बंगाल में सैनिकों की भारी तैनाती से भी अनाज की खपत अचानक बढ़ी। सबसे चौंकाने वाली बात, इतनी कमी के बीच भी बंगाल का चावल कई महीनों तक सीलोन भेजा जाता रहा, जिससे स्थानीय संकट और बिगड़ गया। 19वीं सदी के बड़े अकालों के उलट 1943 का बंगाल अकाल सूखे की वजह से नहीं हुआ था। यहाँ हालात बहुत अलग थे। सबसे पहले अक्टूबर 1942 में एक भयानक चक्रवात आया और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इसके बाद मौसम गर्म और नम हो गया, जिससे धान की फसल में ब्राउन स्पॉट नाम की बीमारी को फैलने का मौका दिया। इस बीमारी ने 1942 की अमन फसल का बुरा हाल कर दिया। कुछ जिलों जैसे बांकुरा और चुनसुरा में धान की 10% से 90%
तक फसल खराब हो गई। यह मौसम बीमारी की संयुक्त मार थी, जिसके लिए ब्रिटिश फैमीन कोड दुर्भिक्ष नियम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस फसल गिरावट ने 1943 की सप्लाई को बहुत कम कर दिया और आगे की आर्थिक गड़बड़ियों को और बढ़ा दिया। इन सब के ऊपर ब्रिटिश सरकार की एक और नीति ने हालात बुरी तरह बिगाड़ दिए। यह थी डिनायल पॉलिसी। जापानी आक्रमण के डर से ब्रिटिश प्रशासन ने तटीय इलाकों में चावल जब्त कर लिया, कई जगहों पर नष्ट कर दिया और हजारों नावें पकड़कर तोड़ दी ताकि जापानी सेना उन्हें इस्तेमाल न कर सके। लेकिन असली बर्बादी गरीब तटीय समुदायों, खासकर मछुआरों पर हुई। नावें छीनते ही उनका काम ठप हो गया। ऊपर से अनाज की लोकल आवाजाही रुक गई, जिससे तटीय इलाकों में खाना पहुंच ही नहीं पा रहा था। इस नीति ने हजारों लोगों को बाजार टूटने से पहले ही भूख से मरने की स्थिति में डाल दिया। यह सिर्फ हालात खराब करने वाली चीज नहीं थी, यह अकाल का एक सीधा कारण थी। 1943 में हुई भारी मौतें सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध से नहीं हुई। असली तबाही ब्रिटिश सरकार की नीतियों, राजनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक नाकामी से हुई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की भूमिका को लेकर आज भी बहुत आलोचना होती है। चर्चिल ने युद्ध को इतनी प्राथमिकता दी कि भारत के लिए अनाज और जहाज भेजने से साफ इनकार कर दिया। जबकि अनाज उपलब्ध था, उसे यूरोप और भूमध्य सागर में भेजा गया, पर बंगाल के लिए नहीं। कई स्रोत बताते हैं कि चर्चिल ने यहाँ तक कहा था कि अकाल भारतीय जनसंख्या अधिकता की वजह से हुआ है और भारतीय खरगोशों की तरह बढ़ते हैं। यह साफ दिखाता है कि ब्रिटिश नेतृत्व के लिए भारतीयों की जान युद्ध के सामने कोई मायने नहीं रखती थी। ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय प्रदेशों के बीच अनाज ले जाने पर पाबंदियां लगा रखी थीं। इसका मतलब यह हुआ कि जिन प्रदेशों के पास अनाज था वे बंगाल को भेज नहीं सकते थे। इससे राहत आने की संभावना और भी कम हो गई। साथ ही सरकार ने वक्त रहते किसी भी व्यवस्थित सप्लाई व्यवस्था की योजना भी नहीं बनाई। नतीजा, बंगाल धीरे धीरे पूरी तरह टूट गया। फैमिन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट बेहद कड़ी थी। रिपोर्ट ने साफ कहा यह अकाल पूरी तरह से रोका जा सकता था। सरकार ने सप्लाई पर नियंत्रण नहीं किया। दाम 5 से 6 गुना बढ़ गए। उठाए गए कदम अपर्याप्त और कई बार गलत थे। मार्च 1943 में कंट्रोल हटाना बड़ी गलती भरा कदम था। कमीशन ने साफ कहा कि सरकार ने जमाखोरों से अनाज जब्त करने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे काला बाजार और जमाखोरी बढ़ गई और मौतें तेजी से बढ़ती गईं। बंगाल अकाल के बाद बड़ी बहस चली कि असली वजह क्या थी। अनाज सच में कम था या गरीबों की जेब में अनाज खरीदने की ताकत नहीं बची। यह बहस आज भी इतिहास और अर्थशास्त्र का बड़ा हिस्सा है। अमर्त्य सेन ने कहा था कि अकाल इसलिए नहीं हुआ कि अनाज खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि गरीबों की खरीदने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। 1939 से 1943 में अनाज के दाम 300% बढ़े, मजदूरी सिर्फ 30% बढ़ी, यानी गरीब लोग की जेब में पैसा कम पड़ गया। अनाज बाजार में था पर गरीब उसे खरीद नहीं पा रहे थे। शहरों, खासकर कलकत्ता में बड़ी तबाही नहीं हुई, लेकिन गांव पूरी तरह तबाह हो गए। लेकिन कई इतिहासकारों ने कहा कि सेन की बात पूरी तरह सही नहीं थी। उनका कहना था कि ब्रिटिश फसल आंकड़े ही गलत थे। ब्राउन स्पॉट बीमारी से असल फसल बहुत ज्यादा घटी थी। कुछ नए हिसाब बताते हैं कि 1943 में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता 1941 से 4% कम थी। इसके अलावा सेन के जनसंख्या आंकड़े भी कमजोर माने गए। वो विभाजन से पहले के अधूरे रिकॉर्ड से निकाले गए थे। कुल मिलाकर अकाल कीमतें आसमान छूने वाला था। पहले फसल कम, बर्मा से आयात बंद, डिनायल पॉलिसी, इन सब ने सप्लाई गिरा दी। इसके बाद जमाखोरी और महंगाई ने गरीबों को तोड़ दिया। सरकार ने न कंट्रोल लगाया, न अनाज जब्त किया, न दाम रोके। इस वजह से अकाल एक सीमित संकट से बढ़कर एक बड़े पैमाने की मानवीय तबाही बन गया। यह त्रासदी सिर्फ सरकारी विफलता नहीं बल्कि समाज की नैतिक विफलता भी थी। कमीशन ने इसे नैतिक और सामाजिक ढांचे का टूटना कहा। कमीशन ने कहा कि डर और लालच के माहौल ने जमाखोरी को बढ़ाया। व्यापारियों ने भी भारी मुनाफा कमाया। यह साफ कहा गया कि कुछ लोगों का लाभ दूसरों की मौत बन गया। समाज में काफी जगह लोगों की पीड़ा के प्रति उदासीनता और भ्रष्टाचार देखा गया। जब राहत आई भी तो उसकी व्यवस्था बेहद खराब निकली। गोदाम, ट्रांसपोर्ट, वितरण सब कमजोर था। कई जरूरी जगहों तक अनाज पहुंचा ही नहीं। आयोग ने कहा कि बेहतर वितरण से भी संख्या में जानें बच सकती थी। सरकार ने शहरों, खासकर कलकत्ता को बचाने पर जोर दिया। वहाँ अनाज की आपूर्ति लगभग ठीक रही। जो लोग वहां मरे भी वो गांव से आए भूखे लोग थे। इससे पता चलता है कि ग्रामीण जनता, जो कुल आबादी का 95% थी, सबसे अधिक पीड़ित हुई। सरकार की नजरों में उनका महत्व सबसे कम था। इस अकाल ने बंगाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना को गहरे स्तर पर बदल दिया। लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई। बचने वाले कुपोषण से इतने कमजोर थे कि बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। मलेरिया, हैजा, डायरिया, चेचक, डॉक्टर और दवा दोनों की भारी कमी थी।
भूख से परेशान लोगों ने अपनी जमीन औने पौने दामों पर बेचनी शुरू कर दी। 6% जनता ने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी। 11% ने आंशिक जमीन बेची। इस जमीन को अमीर लोगों ने खरीद लिया, जिन्होंने अकाल में जमाखोरी से पैसा बनाया था। इससे गाँव का सामाजिक ढांचा उलट गया। अकाल के बाद पुराने जमींदार कमजोर हुए और नए अमीर, काला बाजार और जमाखोरी से मालामाल लोग मुख्य ताकत बन गए। ये लोग अगले लंबे समय तक प्रभाव में रहे। अकाल की तबाही ने ब्रिटिश शासन के प्रति भारी नाराजगी फैला दी। इससे आजादी का आंदोलन मजबूत हुआ। 1946 का तेभागा किसान आंदोलन भी इसी गुस्से और जमीन छीनने के दर्द से निकला। थैंक यू।